तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक देख लिया था। हम बीपीएससी 69th बीपीएससी के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, घटना चक्र का। अभी तक 38 से लेके 68 तक जितने भी बायोलॉजी से क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में। और उसके बाद हम फिज़िक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल हम अभी बायोलॉजी वाला करते हैं। तो इसमें जो न्यू वाली घटना चक्र है, आप देख सकते हैं कि न्यू वाली जो 2023-24 के लिए आई है बुक, हम उससे कर रहे हैं ताकि अपडेटेड रहे और जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सारे एग्ज़ाम बीपीएससी में वो कवर हो जाएं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंसुलिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्राव कहाँ से होता है, तो अग्न्याशय की अंतःस्रावी भाग से लैंगरहंस की दीपिकाओं बीटा कोशिका जो होती हैं, बीटा सेल से इनका स्राव होता है। और ये जंतु हार्मोन है। क्या है? ये भी आप रखेंगे कि ये एक जंतु हार्मोन है। और रासायनिक संरचना की दृष्टि से ये एक सूक्ष्म पेप्टाइड है, जिसे प्रोटीन जिसकी रचना एक 9 मतलब कि अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, उससे बना होता है। और शरीर में ये क्या काम करता है? शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो ये भी याद रखेंगे कि ग्लूकोज शरीर में क्या करता है? ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगर ये नियंत्रण ना हो तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर ग्लूकोज का नियंत्रण ना किया जाए इंसुलिन के द्वारा तो क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? तो इसमें कौन सा? पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया, इंसुलिन। ये कौन सा? जंतु हार्मोन है। जंतु हार्मोन है। इसका काम क्या है? ये ग्लूकोज का उपापचय या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, महिला सेक्स हार्मोन है। इसमें से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में ओवरी के जो अंडाशय जिसको बोलते हैं, अंडाशय की पुटिकाओं से होता है। और ये क्या मतलब, इससे क्या पता चलता है? यौवना आरंभ, मतलब जैसे यंग हो जाते हैं लड़कियां तो उनके जो यौवना आरंभ का पता चलता है। और जैसे कि एक टाइम होता है जिससे कि पीरियड्स आने और उनकी एक आयु तक जिससे शुरू होते हैं और एक आयु होती है जिससे बंद हो जाती है, जैसे 45-52 तक बंद हो जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। और प्रमुख एस्ट्रोजन हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। ये मतलब जैसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं, हिंदी में नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से नारी विकास हार्मोन किसे कहते हैं, तो एस्ट्रोजन को कहते हैं, क्योंकि ये मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को दर्शाता है, जैसे लड़कियों में ब्रेस्ट, गर्भाशय, योनि इत्यादि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? कौन सा हार्मोन है ये? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। अब इसके दो लक्ष्य मतलब कि 2 लक्ष्य ऊतक होते हैं, टारगेटेड टिश्यूज़ होते हैं, जैसे स्त्रियों के गर्भाशय तथा उनके स्तन। जब शिशु जन्म लेता है तो उसके बाद ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसके पहले नहीं होता है। जब दुग्ध पान कराते हैं तो उसमें ये ऐसी मांसपेशियाँ होती हैं जो सिकुड़ी हुई होती है तो फैल जाती हैं। और दुग्ध पालक अपनी जैसे गाय भैंस से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि लोग लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। गाय भैंसों में जो मतलब अधिक मात्रा में, ये इनलीगल है वैसे, और ड्रग्स दे के इस तरह के इंजेक्शन लगा के अधिक मात्रा में दुग्ध का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? किस हार्मोन में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन में।
थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है और इसका स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। तो थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। अब ध्यान रखेंगे, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए अगर कहें कि इसको स्टिमुलेट कौन करता है, जिसकी वजह से ये हार्मोन निकलता है, तो कौन उत्तेजित करता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको थायोट्रोपिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न करती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल कहलाता है। जो हरे रंग का है उसको क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, मगर जब ये क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसके बाद क्या बचता है? उसका उप उत्पाद क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और खाना बनाते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनवायरमेंट में, जहाँ भी आपने EBS में पढ़ा होगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं तथा मृदा से जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर निकाल देते हैं। तो अगर हम इसका देखें कि जैसे कि सिक्स CO2 प्लस 12H2O, ये एक प्रोसेस है। और यहाँ से अगर हम क्रिया करवाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा प्लस आपका 6O2 ऑक्सीजन बनेगा। तो बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो कौन सी जगह है जहाँ पे सौर ऊर्जा ATP में बदलती है? वैसे ATP का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। तो सौर ऊर्जा ATP में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। और क्लोरोप्लास्ट का एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। आपने देखा होगा कि वर्णक मतलब जो रंग होते हैं, रंग जैसे पीला, हरा, नीला, लाल, तो ये सब अलग अलग जो रंग होते हैं उसके लिए वर्णक होता है। जैसे ग्रीन रंग के लिए ये आपका पर्णहरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका शक्ति स्रोत क्या होता है? आप सभी को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, फूल, बीज, कली या पर्ण में? तो भ्रूण किस में मिलेगा? भ्रूण मतलब ओवरी, तो ये ओवरी, जैसे कि पौधों में भी ओवरी होती है तो ये बीज में ही होगा। जैसे बीज बोते हैं तो पौधा निकलता है, इसके फलस्वरूप अंकुरण होता है। जब भी आप बीज को बोएंगे तो एक नए पौधे का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमने पहले भी एक बार डिस्कस कर लिया, फिर से ये 2016 में आया है, ऑप्शन ई। क्योंकि सल्फा गुआडीन और क्लोरोरेम्फेनिकोल, ऑप्शन सी और बी दोनों ये हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं। पूछ रहा है कि किस वजह से टाइफाइड और कॉलरा होता है? वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, जल संक्रमण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल जन्य रोगों से। जब हम गंदा पानी, कॉलरा मतलब है जैसे टाइफाइड तथा कॉलरा, गंदा पानी या कहीं भी पानी पी लेते हैं, दूषित जल, तो उसकी वजह से हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाता है। और इसके बैक्टीरिया की अगर बात करें, इसके संक्रमण जो किसकी वजह से होता है, तो टाइफाइड रोग का कारण सॉल्मोनेला टाइफी। क्या है? सॉल्मोनेला टाइफी, सॉल्मोनेला टाइफी। तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलेरी। अब नाम से भी आप स्पष्ट हो रहा है, विब्रियो कॉलेरी, टाइफी और कॉलेरी, इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। गंदे जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। जैसे बॉयल करके, बारिश में जो गंदा पानी बॉयल करके, छान के, फिल्टर करके पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतया कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यकृत या लीवर। लीवर एक मुख्य डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। जब आपने देखा होगा कभी कभी कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आपको लूज मोशन, वोमिटिंग, ये सारी अगर हम दूषित या गंदा सड़ा हुआ भोजन कर लेते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका रीज़न क्या है? एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे स्पार्जिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न करके भोजन को विषाक्त कर देती हैं, सड़ा देती हैं, और गलती से अगर हम वो भोजन खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, लिम्फोसाइट्स का निर्माण, क्योंकि इसका आंसर एक से अधिक है। लिम्फोसाइट का निर्माण आपका स्प्लीन या प्लीहा में भी होता है, बोन मैरो में भी होता है, और लिम्फोसाइट का निर्माण मतलब और भी थाइमस ग्लैंड में भी होता है, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। और लिम्फोसाइट्स जो है इनको क्या कहते हैं? गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों में एक सामंजस्य स्थापित करती है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन्कोजीन संबंधित है, ऑन्कोजीन किस रोग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रोग से। ऑन्कोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर, कर्क मतलब कैंसर, सुना होगा आपने, कर्क नहीं सुना होगा, कैंसर रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले इसकी पहचान ARC के रूप में की गई थी, और अगर बात करें कि इसे रॉस सरकोमा वायरस का नाम दिया गया, और ये मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था शुरुआत में, जैसे कि कोविड-19 कहीं की चमगादड़ से फैला हुआ है, तो उसी प्रकार से ये जो मुर्गियों में स्टार्टिंग में फैला था उसके बाद मनुष्यों में ट्रांसफ़र हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कैंसर, जो इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकेमिया, की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि रेडियो फास्फोरस P32 और कोबाल्ट-60 दोनों ही ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जो WBC वाइट कलर के होते हैं। अगर वो बढ़ जाते हैं, WBC अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं अगर सेल्स, तो आपका रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया हो जाता है। तो ये कोबाल्ट और फास्फोरस 30 दोनों ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दोनों ही इसके रेडियो समस्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीव्रता एवं प्रतियुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो कौन सा है? आयनीकरण विकिरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयनी विकिरण। आयनी विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग या कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है और उसके उपचार में भी यूज होता है। तो विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट किया जाता है। जैसे कि किसी को कैंसर हो गया तो जो डेड सेल होती हैं, बहुत सारे गुच्छे में होती हैं, तो उसमें जो संक्रमित सेल होती है उनको रेडिएशन के थ्रू से काट के फेंका जाता है, जिससे कि वो जो संक्रमित सेल है उनको हटाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। तो सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है जो नर्व सिस्टम है। ये सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है और प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सहज प्रणाली किस टाइप की है? प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार BPSC में पूछा गया है, संभावनाएं भी हैं आगे पूछने की। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। अगर आपको ना याद आए तो हाइपर मतलब टेम्परेचर से है, हाइपर। अगर हम हाइपर होते हैं तो टेम्परेचर कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में तो ये 98.6 होता है। मानव शरीर के तापक्रम को स्थिर बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है हाइपोथैलेमस, और ये हमेशा चाहे सर्दी हो या गर्मी, मनुष्य का तापमान हमेशा समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ये देखिए 2019 में फिर रिपीट हो गया, 18 में भी आया था। तो ये किससे होता है? फिर से वही हाइपोथैलेमस। इसके साथ से आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।